हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में पी ब्लॉक के तत्व में आगे देखेंगे जिनान के यौगिक के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने समूह 18 के तत्व, उनके भौतिक और रासायनिक गुण को देखा था। तो जो समूह 18 के तत्व हैं उसी में से एक तत्व है जिनान। जिनान जो है यौगिक का निर्माण करता है, इसलिए आज हम लोग देखेंगे जिनान के यौगिक। इसको कंपाउंड्स ऑफ जिनान भी कहा जाता है। तो जिनान जो है यौगिक बनाएगा किसी दूसरे तत्व के साथ मिल करके। तो सबसे पहले इसका यौगिक है जिनान फ्लोराइड। इसका मतलब है कि जो जिनान जो है फ्लोरीन के साथ मिल करके यौगिक बना रहा है, तो वह जो यौगिक है वो कहलाएगा जिनान फ्लोराइड। तो यहाँ पे जिनान के 3 फ्लोराइड मिलते हैं, जिनान डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और ये हेक्साफ्लोराइड। तो डाइफ्लोराइड में 2 फ्लोरीन रहेगा जिनान के साथ, टेट्राफ्लोराइड में 4 फ्लोरीन रहेगा और जो हेक्साफ्लोराइड है उसमें 6 फ्लोरीन जिनान के साथ रहेगा। ये सभी जो हैं यौगिक जिनान तथा फ्लोरीन के बीच निकिल की नलिका में उच्च ताप तथा दाब पर बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जिनान और फ्लोरीन दोनों को निकिल की एक नली रहती है उसके अंदर डालते हैं, निकिल की नली में। उसके बाद जिनान को अधिक मात्रा में लेंगे और फ्लोरीन को इसकी तुलना में कम लेते हैं। तो निकिल की जो नली रहती है उसमें डालेंगे दोनों को और वहाँ पर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, उच्च रखते हैं, और जो प्रेशर है उसको भी एक बार के इक्वल रखा जाता है। तो जो टेम्परेचर है 673 केल्विन रहेगा, उच्च रहेगा, और प्रेशर भी वहाँ पे उच्च रहता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और देखो जिनान यहाँ पे गैस फॉर्म में रहता है और फ्लोरीन भी गैस फॉर्म में है। तो दोनों गैस आपस में मिलेंगे और मिल करके जिनान फ्लोराइड बनाएंगे, जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है। ठोस रूप में जिनान फ्लोराइड का फॉर्मेशन वहाँ पे नली के अंदर में हो जाएगा। तो ये है जिनान फ्लोराइड को बनाने की विधि। अब इसमें आगे देखेंगे कि जिनान का वहाँ पे 1 अणु लिया गया था, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिनान का 2 अणु ले रहे हैं, 2F2 है, तो 1:5 में दोनों को लेंगे और 873 केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया है। तो दोनों को बढ़ाएंगे तो फिर दोनों गैस मिल करके यहाँ पे फ्लोराइड बनाएंगे, टेट्राफ्लोराइड, और यह भी सॉलिड स्टेट में रहता है। यहाँ पे जिनान और जो फ्लोरीन का अनुपात है 1:20 में लेते हैं। माने कि वहाँ पे क्या किया था, शुरू में ज़्यादा मात्रा में जिनान को लिए थे, लेकिन यहाँ पे देखो जिनान के 5 गुना फ्लोरीन को लेंगे। माने फ्लोरीन ज़्यादा रहेगा तभी ज़्यादा फ्लोरीन जिनान से आकर के जुड़ पाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन को जो है 1 जिनान लेंगे तो 20 यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा। 1:20 में लेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन गैस की आधिक्य के कारण, अधिकता के कारण ही यहाँ पे टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 573 केल्विन और 60 से 70 बार के लगभग प्रेशर को रखा जाता है। ये हो गया जिनान के फ्लोराइड। अब जो जिनान के फ्लोराइड हैं उसका गुण यहाँ पे बताया है। तो सभी जो फ्लोराइड हैं कलरलेस रहेंगे, रंगहीन, क्रिस्टलीय प्रकार के सॉलिड स्टेट में रहते हैं। यहाँ पे सॉलिड लिखा है, यहाँ नहीं लिख पाया है, लेकिन ये भी क्या होगा, सॉलिड रूप में रहेगा। इसका जो गलनांक है वह जिनान डाइफ्लोराइड के लिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड, टेट्राफ्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा 117.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और हेक्साफ्लोराइड के लिए इसका जो गलनांक है 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और जिनान हेक्साफ्लोराइड जो है वाष्पशील रहता है। देखो इसका जो यहाँ पे गलनांक का मान है इन दोनों से कम पाया जा रहा है। तो जो जिनान हेक्साफ्लोराइड है वो क्या होगा, वाष्पशील प्रकार का रहता है। माने कि ठोस रूप से गल करके द्रव में आ जाएगा और द्रव में आने के बाद क्या हो जाएगा, वाष्प बना करके वाष्पशील प्रकृति शो करेगा। दूसरा है जल द्वारा जब इसका जल अपघटन किया जाता है फ्लोराइड का,
तो ये जल अपघटित हो जाते हैं और जिनान का एक प्रोडक्ट जिनान देंगे, और जो कुछ फ्लोराइड हैं जैसे जिनान डाइफ्लोराइड जल अपघटित होकर जिनान देगा, लेकिन जो अन्य फ्लोराइड जैसे टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड फ्लोराइड जो हैं ऑक्साइड का निर्माण भी करते हैं। तो यहाँ पे उसी को बताया है, ये जिनान डाइफ्लोराइड है, H2O के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जिनान देगा, यहाँ से ये जिनान अलग हो जाता है, इसका हाइड्रोजन और इसका फ्लोरीन मिलके H2F2 बन जाता है और इसका जो ऑक्सीजन है O2 के रूप में निकल जाता है। यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण का हमेशा ध्यान रखना, इधर 2 ठो जिनान है तो इधर भी 2 जिनान होना चाहिए, इधर 2 दूनी 4 ठो फ्लोरीन है तो इधर भी 2 दूनी 4 ठो फ्लोरीन होना चाहिए, इधर 2 दूनी 4 ठो हाइड्रोजन है तो ये भी 2 दूनी 4 ठो हाइड्रोजन है, इधर 2 ठो ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ठो ऑक्सीजन होगा। तो इस प्रकार से 2 3 का गुणा करके दोनों प्रकार के जो दोनों तरफ का जो तत्व हैं उनको समान संख्या में लेते हैं रासायनिक समीकरण में। इसको हमेशा हर समीकरण को लिखते समय ध्यान देना है। तो ये जो जिनान है अलग निकलेगा, इसका फ्लोरीन और हाइड्रोजन H2F2 के रूप में निकलेगा और यहाँ पे जो O है OH O2 के रूप में निकल जाता है। ये तो हो गया डाइफ्लोराइड का जल अपघटन, क्योंकि जल के साथ रिएक्शन करके ये अपघटित हो रहा है, इसलिए इस विधि को क्या बोलेंगे, जल अपघटन की क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखो जिनान टेट्राफ्लोराइड है, ये भी जल के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये जल अपघटित होगा, माने कि जल की उपस्थिति में अपघटित होना ही क्या कहलाता है, जल अपघटन कहलाएगा। तो जो जिनान टेट्राफ्लोराइड है ये जिनान और इसका ऑक्सीजन मिलकर जिनान ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं और जिनान भी निकल जाता है बाहर और HF भी बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया, इसमें जिनान ऑक्साइड और जिनान दोनों बन रहा है, इसमें केवल जिनान बना था और इसमें देखो केवल जिनान ऑक्साइड बनेगा और HF बनेगा। तो इसका भी जल अपघटन हो रहा है हेक्साफ्लोराइड का, तो ये जिनान ऑक्साइड और HF बनाएगा। तो तीनों को देखो, पहले वाले में केवल जिनान निकला है जल अपघटन से मुख्य प्रोडक्ट के रूप में, दूसरा जो है उसमें जिनान ऑक्साइड और जिनान दोनों निकला है और तीसरा में केवल जिनान ऑक्साइड बना है। तो पहले में केवल जिनान और तीसरे में केवल जिनान ऑक्साइड और दूसरे में क्या हुआ है, दोनों मिल करके बना है, तो इसको याद रखना। उसके बाद ये जो जल अपघटन था, माने कि जल की उपस्थिति में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि जल की उपस्थिति तो रहेगी लेकिन जल जो है कम मात्रा में रहता है। जैसे यहाँ पे 2 ठो जल था, 2 ठो जिनान वाला था तो 2 ठो जल भी था, भरपूर जल मिला था इसको, एक अणु के लिए 1 जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। यहाँ भी 6 ठो जिनान है तो 12 ठो जल है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जल इसको अपघटित करने के लिए यहाँ पे पाया गया था। इसमें भी 1 ठो है तो ये 3 ठो जल है, यहाँ भी पर्याप्त जल था, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से जल अपघटन हो जाता है। अब यहाँ पे बोला है आंशिक जल अपघटन, जब जल की मात्रा कम रहेगी, यहाँ पे ज़्यादा जल था यहाँ पे कम जल है, तो कम मात्रा में जल के अणु रहेंगे तो जल अपघटन जब आंशिक रूप से होगा तो वहाँ पे ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ये जो है वही है टेट्राफ्लोराइड, पर इसका एक एक अणु यहाँ पे लिया है और यहाँ पे ज़्यादा अणु को लेता था। तो आंशिक जल अपघटन में आंशिक रूप से इनका अपघटन होगा, कुछ भाग ही इसका विघटित होगा। तो जो है जिनान फ्लोराइड है, जल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड बनाएगा। ये है टेट्राफ्लोराइड, तो इसमें का H और इसमें का F, इसमें का 2 ठो हाइड्रोजन इसमें का 2 ठो फ्लोरीन बन के 2HF बन के बाहर निकल गया और इसमें का जिनान इसमें का ऑक्सीजन और इसमें का फ्लोरीन मिलके जिनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड बना रहे हैं। ये जिनान ऑक्सीजन है तो ऑक्सी और 2 ठो फ्लोरीन है इसलिए डाइफ्लोराइड। यहाँ पे जब हेक्सा को लेंगे, हेक्सा फ्लोराइड को, तो H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें का 2 हाइड्रोजन और इसमें का 2 फ्लोरीन 2 ठो HF बन के बाहर निकल जाएगा और इसमें का जिनान इसमें का ऑक्सीजन और इसमें जो 4 ठो फ्लोरीन बचा है वो क्या बना लेगा, जिनान है तो जिनान
ऑक्सी और 4 फ्लोरीन है तो टेट्रा फ्लोराइड। तो ये बन जाएगा जिनान टेट्रा फ्लोराइड। और यहाँ पे जब जिनान हेक्सा फ्लोराइड 2 जल के अणु के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे इसमें 2 जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसमें से 4 फ्लोरीन को ले लेगा और 4 HF बना देगा। और यहाँ से XE बचा है, O बचा है और F2 बचा है और बस कुछ नहीं बचा। तो XE O2 F2 बचा तो इसका नाम क्या हो जाएगा जिनान। 2 ऑक्सीजन है तो डाईऑक्सी और 2 फ्लोरीन है तो डाई फ्लोराइड, जिनान डाईऑक्सी डाई फ्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे जितना हाइड्रोजन रहेगा वह हाइड्रोजन अपने बराबर यहाँ से फ्लोरीन को लेकर के HF बना करके बाहर निकल रहा है। यह तीनों में कॉमन है कि जितना हाइड्रोजन है उतना ही यहाँ से फ्लोरीन उठा करके HF बन रहा है तीनों में। तो इसको कॉमन जो है उसको देखते जाओगे तो पढ़ने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखते हैं फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, ये है स्टीबिन पेंटाफ्लोराइड और ये है आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड। ये जो फ्लोराइड आयन है F- को ग्रहण करते हैं और जिनान फ्लोराइडों में से F- को ग्रहण कर लेंगे। माने कि जो है जिनान के फ्लोराइड के साथ इन सब का रिएक्शन कराएंगे तो जिनान में जो फ्लोरीन रहता है उसके फ्लोरीन को F- के रूप में ये सब ग्रहण कर लेंगे और उनके साथ मिल करके योगशील यौगिक का निर्माण करेंगे। योगशील यौगिक माने उसके साथ जुड़ करके ही यौगिक का निर्माण करेंगे। यह है जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड और ये जिनान हेक्साफ्लोराइड। तीनों के साथ इन सब का रिएक्शन बताया है। PF5 के साथ जब डाइफ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का F- इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, F5 था तो F6 हो गया और ये F- के रूप में इसके साथ जुड़ा है इसलिए इस पे माइनस चार्ज आ गया और ये फ्लोरीन को दान किया इसलिए इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। और दोनों मिल करके एक ठो योगशील यौगिक माने दोनों के जुड़ने से योग होने से जो यौगिक बना यह कहलाएगा योगशील यौगिक। यहाँ पे टेट्रा है तो इसमें का F- को ये फिर ले लेगा तो 5 ठो था तो ये 6 फ्लोरीन हो गया। अब F- के रूप में यहाँ से बोल दिया है ले रहा है तो F6 हुआ तो इस पे माइनस चार्ज आएगा और जो जिनान है और F3 यहाँ पे बचेगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। इसी प्रकार इसमें से भी F को माइनस के रूप में ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा F6 और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये F- को दान कर रहा है इसलिए इस पे प्लस चार्ज आएगा और एक सही F5 यहाँ से बनेगा। तो इस प्रकार से इनके साथ रिएक्शन होकर के योगशील यौगिक बनता है। अब देखेंगे कि जो क्षारीय धातु हैं उनके फ्लोराइड माने कि धातु को हमेशा मेटल बोलते हैं इंग्लिश में, तो जहाँ पर भी धातु का फ्लोराइड आएगा वहाँ पे Mf लिखेंगे। धातु के लिए M और फ्लोराइड के लिए F। तो धात्विक फ्लोराइड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे Mf लिखाएगा। इन फ्लोराइड में से जो धात्विक फ्लोराइड रहेंगे वो क्या करेंगे, F- का दाता रहेंगे, F- को दान करेंगे। तो इनके साथ जब जिनान फ्लोराइड को रिएक्शन कराएंगे किसी भी धात्विक फ्लोराइड के साथ तो जो जिनान फ्लोराइड है वह धातु के फ्लोराइड को खुद ले लेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, आणिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी जो यौगिक बना था यह भी धन आयन और ऋण आयन वाला था। तो यहाँ पर जो योगशील यौगिक बना था यह भी आणिक प्रकार का योगशील यौगिक बना था। तो इसी प्रकार का यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर शुरू में ये दान करता था फ्लोराइड को, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, खुद उस फ्लोराइड को ग्रहण कर लेगा और आणिक प्रकार का योगशील यौगिक यहाँ पे बनाएगा। तो जो Mf है इसका F- इसके लिए दान कर देगा, Mf अपने F- को इसको दान कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, एक सही F7 हो जाएगा और F- को ले रहा है तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और M पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो धात्विक फ्लोराइड है इनके साथ
जिनान फ्लोराइड का रिएक्शन होता है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो गुण था, कैरेक्टर था, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं संरचना। तो जो जिनान के यौगिक हैं उनको संरचना को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो जिनान है कितना ठो सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध देखो, यहाँ पे जो मेटल था इसको देखना भूल गए थे। जो मेटल के रूप में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब यहाँ पे एम के जगह में ले सकते हैं। तो जिनान जो है कितना ठो सहसंयोजक बंध बनाएगा और कितना ठो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, यह देखना जरूरी है। तभी उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं और उसके आधार पर उसका स्ट्रक्चर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जिनान डाइफ्लोराइड की संरचना। तो यह है जिनान डाइफ्लोराइड। तो यहाँ पे 2 ठो सिग्मा बंध बनेगा। देखो, जिनान और फ्लोरीन है तो यहाँ पे बंध को शो नहीं किया है, तो यहाँ पे 2 ठो सिग्मा बंध पाया जाएगा। जिनान और पहले फ्लोरीन के बीच में 1 ठो सिग्मा बंध और जिनान और दूसरे फ्लोरीन के बीच में 1 ठो सिग्मा बंध। और जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे और उत्तेजित अवस्था में 5d ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ये सब देखने से पहले, इस दोनों लाइन को पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। जिनान डाइफ्लोराइड पढ़ रहे हैं तो देखो, इसमें केंद्रीय धातु कौन सा है, सेंट्रल मेटल कौन सा है, जिनान, और उसके साथ अटैच्ड माने कि जुड़ा हुआ कौन सा है, फ्लोरीन। तो जिनान है, इसका पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो जिनान का परमाणु क्रमांक होता है 54 और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या देखेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि ये ग्रुप 18 का तत्व है तो इसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा रहेगा, इसका अष्टक पूर्ण रहेगा। तो इसमें 5s और 5p में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा। इसमें 2 है, 2 4, 2 6, 2 8। p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिलाकर के आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन इसका भरा हुआ है। तो अब इसके साथ 2 ठो फ्लोरीन जुड़ेगा तो हमको क्या चाहिए, 2 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी उसके साथ 2 ठो फ्लोरीन आकर के जुड़ सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ का जो सबसे आउटर मोस्ट सब ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है और p के 3 ठो सब ऑर्बिटल रहते हैं। तो आउटर p x p y p z, तो p z का जो इलेक्ट्रॉन है, देखो p वाले में s p d और f कक्षक भी इधर आगे पाया जाता है। तो d कक्षक को जरूरत है इसलिए यहाँ पर रिक्त रूप में दिखाया है। अब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्तेजित होकर के इस वाले में आ जाएगा। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के इसमें आया तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ 1 ठो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जुड़ करके युग्म बनाएगा और दूसरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ करके इस प्रकार से पेयर का निर्माण करेगा, तभी जाकर के एक सही F2 बनेगा। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के इसमें आया तो अब इसमें 2 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2 ठो फ्लोरीन आसानी से इन दोनों के साथ जुड़ सकता है। तो इसमें जो है ये जिनान का क्या अवस्था रहेगा, ये सामान्य अवस्था था, ये हो जाएगा उसका उत्तेजित अवस्था। अब इसमें संकरण देखेंगे तो sp3, 3 ठो p है तो p3 और 1 ठो d है तो d, तो sp3d संकरण इसमें पाया जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें sp3d संकरण पाया जा रहा है तो इसकी जो संरचना अगर बनेगी उसमें क्या होगा, 2 ठो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा, माने बंद वाला रहेगा, और 3 ठो इसमें क्या रहेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। तो इसमें जो संकरण होगा sp3d संकरण, उसकी संरचना अगर देखेंगे तो जिनान में 3 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो यहाँ पर
पेयर वाला था, ये तीनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे तो उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो 3 ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 ठो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था उनके साथ 2 ठो फ्लोरीन जुड़ता है। तो इसकी जो संरचना है त्रिकोणीय, देखो ये त्रिकोणीय जो डैश डैश करके बिंदी बिंदी डॉट डॉट में बताया है, त्रिकोणीय संरचना बना रहा है और ऊपर और नीचे फ्लोरीन इसके जुड़े हुए हैं। तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी प्रकार की संरचना बनाता है और इसमें जो है 3 निरक्षीय ऑर्बिटलों में क्या होगा, माने कि 3 ठो जो निरक्षीय ऑर्बिटल है उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा और जो है 2 ठो फ्लोरीन इसके ऊपर और नीचे पाए जाएंगे, अक्षीय स्थिति में रहेंगे। तो अक्ष में मेन एक्सिस में जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे अक्षीय और मेन एक्सिस यहाँ पे फ्लोरीन वाला एक्सिस, ये लकीर जो है मेन एक्सिस है, ये ऐसा दिख रहा है, ये मेन एक्सिस है ये। तो इस एक्सिस से हट के जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको बोलेंगे निरक्षीय इलेक्ट्रॉन। तो जो अक्षीय स्थिति में 2 फ्लोरीन है और निरक्षीय स्थिति में 3 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें पाया जाता है। तो इसकी जो आकृति होगी क्या होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी प्रकार की होगी। ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं जिनान टेट्राफ्लोराइड की आकृति। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। जिनान जो है 4 ठो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो हमको क्या चाहिए, 4 ठो इसमें सिग्मा बंध की जरूरत है। जो इस संरचना को आप लोग देखोगे उसके बाद यहाँ पे जो शुरू में लिखा हुआ है कि 2 ठो सिग्मा बंध है और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये सब अपने आप बनते जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्टार्ट करना और संरचना तक पहुंचना, उसके बाद इसको पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो जिनान और फ्लोरीन के बीच यहाँ पे ये एक सिग्मा बंध बनाएगा और यहाँ पे एक ठो सिग्मा बंध, तो इसमें 2 ठो सिग्मा बंध पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 4 ठो फ्लोरीन है तो 4 ठो इसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले 54 है इसका परमाणु क्रमांक। तो इसमें देखेंगे एक बार उत्तेजित हुआ था तो 2 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिला था। तो इसमें क्या होगा, px py का भी इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित हो जाता है और यहाँ पे 4 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना देगा। अब हमको 4 ठो फ्लोरीन इसमें जोड़ना है तो इन सब में संकरण करेंगे तो sp3 और 2 ठो डी कक्षक भाग ले रहा है इसलिए D2 प्रकार का संकरण इसमें पाया जाएगा। तो sp3 D2 संकरण पाया जाएगा। अब टोटल इसमें कितने कक्षक बनेंगे, जितना कक्षक भाग लिया है उतने कक्षक बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ठो कक्षक इसमें भाग लिया है तो 6 ठो संकरित कक्षक बनेगा। जो ये हो गया 6 ठो संकरित कक्षक, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 4 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है एक ठो वर्ग के समतल में चारों फ्लोरीन व्यवस्थित होंगे और जो 2 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2 जोड़ी, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है एक जोड़ी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 2। तो ये इस तल के ऊपर और नीचे जाकर के अष्टफलकीय प्रकार की संरचना इसमें बनाते हैं। अष्टफलकीय संरचना बनता है। अब इसमें अगर इन दोनों को नहीं देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को तो केवल फ्लोरीन को देखेंगे तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी, वर्ग समतलीय प्रकार की होगी। लेकिन जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देखेंगे तो जो इसकी संरचना है वह अष्टफलकीय प्रकार का रहता है और इसमें 4 ठो सिग्मा बंध रहेगा। जिनान और इसके बीच, इस फ्लोरीन के बीच 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध और 4 सिग्मा बंध इसमें पाया जाता है। और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बीच में ऐसे दर्शाएंगे तो ये चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, वर्ग समतलीय संरचना बनाएगा। अब अगला जो है हेक्साफ्लोराइड, इसकी संरचना देखेंगे तो इसका भी वही है, 54 है तो इसमें 6 ठो फ्लोरीन जुड़ना है तो 6 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। तो इसमें का px py pz तीनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में आ जाएंगे। तो
तो 3 और 3 6 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका संकरण देखेंगे तो sp3d3 संकरण इसमें पाया जाएगा। अब इसमें जो संरचना बनेगी तो इसमें देखो 3 3 6 1 7 ठो कक्षक भाग लिया है, तो 7 ठो इसमें क्या बनेगा, संकरित कक्षक जिनान का बनेगा। तो इसमें ये देखो 6 ठो फ्लोरीन इसमें जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 ठो फ्लोरीन है और 1 ठो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो संरचना बनती है पंचकोणीय द्विपिरामिडी प्रकार की संरचना बनेगी। अब इतने को बस देखेंगे तो ये पंचभुज बनाता है और एक फ्लोरीन ऊपर है एक फ्लोरीन नीचे है, तो इसी को बोलते हैं पंचकोणीय द्विपिरामिडी संरचना। और इसमें जो है 6 ठो सिग्मा बंध पाया जाएगा, माने जिनान और इस फ्लोरीन के बीच में एक सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, तो 6 ठो सिग्मा बंध रहेगा। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जिनान के बीच में सिग्मा बंध यहाँ पे नहीं बनता है, तो यहाँ पे केवल सिग्मा बंध को दर्शाया है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट जिनान पर लगा दिया है। तो पंचकोणीय द्विपिरामिडी इसमें जो है संकरण है, जिनान अणु के लिए संभावित संकरण sp3d3 संकरण है। तो इसमें जो है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, किंतु निरक्षीय स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाने से जो आकृति है वह विकृत हो जाएगी। देखो 5 ठो है इसलिए पंचकोणीय, ऊपर एक ठो पिरामिड नीचे एक ठो, तो पंचकोणीय द्विपिरामिडी संरचना इसको बोलेंगे। अब इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण इसकी संरचना कुछ विकृत हो जाएगी। तो इन सब में देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, इसमें भी ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, इसमें भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है। तो जो वेस्पर सिद्धांत हम लोग पढ़े थे उसके अनुसार जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पाए जाते हैं किसी यौगिक में तो उसकी संरचना विकृत हो जाती है। तो हर प्रकार के जिनान फ्लोराइड की संरचना विकृत प्रकार की पाई जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं जिनान के ऑक्सी फ्लोराइडों की आकृति। तो अभी तक हम लोग जिनान के केवल फ्लोराइड देखे थे, तो फ्लोराइड में जिनान और फ्लोरीन केवल रहते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सी फ्लोराइड देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, जिनान भी रहेगा और ऑक्सी है तो ऑक्सीजन भी रहेगा और फ्लोराइड है तो फ्लोरीन भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑक्सीजन वाले ऐसे यौगिक जिनकी आकृति संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तथा संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म विकर्षण सिद्धांत, इसी के बारे में मैं अभी बोल रही थी। वेस्पर सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको पहले पढ़ चुके हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में इसको समझ सकते हैं, इन सब संरचना को। और इसके बारे में जो है आगे डिटेल से बीएससी एमएससी जब करोगे तब और डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी इसकी आकृति को केवल बताया गया है। तो जो जिनान ऑक्सी फ्लोराइड है इसमें पाई बंध एक ठो पाया जाता है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म 6 ठो पाया जाएगा और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या इसमें 2 ठो रहती है। तो यहाँ पे संकरण को नहीं बताया है, केवल आकृति को बताया है। तो संकरण उसी टाइप से होगा जो इसके पहले हम लोग किसमें देखे हैं, जिनान फ्लोराइड वाले में। तो इसमें जो है क्या संकरण होगा, sp3d संकरण इसमें भी पाया जाएगा। और जिनान में जो डाइफ्लोराइड में जो संरचना थी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, वही संरचना इसमें भी है। इसमें बस एक अंतर है, यहाँ पर भी इस टाइप से 2 ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था। तो ऑक्सीजन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था पहले डाइफ्लोराइड में। तो ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बनाया इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा और इसके साथ जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ साझेदारी हुआ है और ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी यूज हो गया।
इसलिए यहाँ पे संकरण में कोई चेंज नहीं आया है, न ही संरचना में चेंज आया है, सेम डाइफ्लोराइड के समान है। लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया है। बस इतना काम यहाँ पे हुआ है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, देखो जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है वहाँ पे एक ठो पाई बॉन्ड रहता है, माने कि पाई बॉन्ड को डबल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ठो सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड, एक ठो डबल बॉन्ड है तो एक ठो पाई बॉन्ड यहाँ पर पाया जाएगा। अब यहाँ पे आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म 6 है, 6 बोल रहा है, तो यहाँ पे आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना ठो है, 6 ठो। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से साझेदारी हुआ है। तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ है, 2 और 2 4। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें पाया जाएगा। तो इसमें 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ साझेदारी हुआ, 2 4 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। एक ठो पाई बॉन्ड पाया जाएगा। देखो यहाँ पे 2 ठो बंध है, तो एक बंध इसमें का क्या है, सिग्मा बंध है और एक ठो बंध पाई बंध है। तो जो सिग्मा बंध है उसी को आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बोला है। तो 2 2 4 और 2 6 होगा और एक पाई बंध होगा इसमें और 2 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसकी जो आकृति है वो टी आकार की आकृति रहेगी अगर हम लोग इन दोनों को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जब डालेगा बिंदी के रूप में तो यह टी प्रकार की आकृति बनाएगी, इस प्रकार से उल्टा टी। अगला देखते हैं कि XeO F4 की आकृति। तो इसमें भी है, जो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता था XeF4 में, उसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे बंध बना लिया है। तो इसमें 2 ठो जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और एक ठो पाई बंध है इसमें। और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में इसमें कितना रहेगा, 7, 2 4 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 ठो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाएगा और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या ये 1 है। यहाँ पे जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म बोला है ना, तो 1 यहाँ पे युग्म पाया जाएगा, 2 3 4 और इसमें कैसे, इसमें जो है पाई बंध वाले में 2 ठो पाया जाएगा और सिग्मा बंध वाले में 2 ठो। तो 2 4 1 2 3 4 5 6 और इसमें पाई बंध के कारण 7। तो 7 ठो इसमें आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाएगा और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 ठो है और पाई बंध इसमें भी 1 ठो रहेगा। तो इसमें जो है, इसमें देखेंगे तो इसकी आकृति वर्ग पिरामिडी प्रकार की इसकी आकृति रहती है। अगर इसको लेंगे तो अष्टफल की आकृति रहेगी और इसको हटा देंगे तो वर्ग पिरामिडी प्रकार की आकृति इसमें पाई जाती है। तो यहाँ से जो है आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म स्पष्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 ठो यहाँ पे पाया जाएगा। अब जो है XiO3 की संरचना देखते हैं। तो XiO3 में 3 ठो पाई बंध पाया जाएगा, क्योंकि 3 ठो ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन जिनान के साथ बंध बना रहा है। तो यहाँ पे जो पाई बंध की संख्या है 3 ठो होगी, क्योंकि यहाँ पे जिनान और ऑक्सीजन के बीच में 1 पाई बंध, 2 पाई बंध, 3 पाई बंध इसमें पाया जाएगा। और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म 6 ठो रहेगा। यहाँ पे 2 4 1 2 3 और ये 4 5 और 6 ठो इसमें आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा।
देखो जिनान और ऑक्सीजन के बीच एक ठो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 3 ठो, ये वाले बॉन्ड में 4, इसमें 5 और इसमें 6 ठो। 6 ठो यहाँ पे आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 ठो है और पाई बंध की संख्या 3 ठो है। इसमें जो संकरण होगा sp3 संकरण होगा और इसमें चतुष्फलकीय संरचना बनेगी जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को लेंगे तब, और जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को छोड़ देंगे तो इसमें पिरामिडी प्रकार की संरचना बनेगी। तो ये हो गया, इसमें इसके साथ बनेगा चतुष्फलकीय, और जब लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो ये बनेगा पिरामिडी संरचना। अब अगला देखते हैं XeO4 की संरचना। तो जब जिनान के साथ 4 ठो ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा, तो 4 ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो पाई बंध की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा इसमें 8 ठो और एकाकी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, और इसमें जो संकरण होगा sp3 संकरण होगा। देखो इसमें p का 3 कक्षक और एक ठो s कक्षक मिल के बनाएंगे 4 ठो संकरित कक्षक, तो 4 संकरित कक्षक में 4 ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो इसमें जितने संकरित कक्षक बनते हैं उसके आधार पे संकरण रहता है। इसकी आकृति जो है चतुष्फलकीय आकृति रहेगी। अब यहाँ पे जिनान है, इसमें 4 ऑक्सीजन जुड़ा है तो पाई बंध की संख्या 1 2 3 4 हो जाएगी और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 8। तो 8 कैसे में होगा? 1 2, ये डबल बंध में 1 2 3 4, ये 5 6 7, और जो है यहाँ से इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे जो है 1 8, तो ये 8 ठो इसमें पाया जाएगा आबंधी, 8 ठो इसमें रहेगा आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, 4 ठो रहेगा पाई बंध, और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा, और इसका जो संरचना है चतुष्फलकीय संरचना रहेगी। अब अगला देखते हैं XeO2F2 जिनान डाईऑक्सीडाई फ्लोराइड। तो इसकी जो संरचना है ये है जिनान डाईफ्लोराइड के समान ही है, तो इसमें भी क्या होगा? sp3d संकरण होगा और त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना इसमें पाई जाएगी, और इसकी जो आकृति है विकृत प्रकार की रहेगी क्योंकि इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पाए जाएंगे। इसमें 2 ठो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जिनान से 2 ठो ऑक्सीजन डबल बंध से जुड़ा है तो पाई बंध हो जाएगा 2 ठो, और जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसकी संख्या हो जाएगी 6। तो जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या रहेगी इसमें 6, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसकी संख्या हो जाएगी 1। तो ये है इसमें जो इसका संकरण है sp3d होगा, और इसकी आकृति जिनान डाईफ्लोराइड के समान ही है, केवल इसमें 2 ऑक्सीजन 2 लोन पेयर के साथ साझा करके जुड़ा हुआ है। जब लोन पेयर को हटा करके इसकी आकृति देखेंगे तो विकृत आकृति बनता है, इसको सीसा फॉर्म भी बोला जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे संरचना, इसकी विकृत संरचना पाई जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। यहाँ तक हम लोगों ने समूह 18 के तत्व की पूरा संरचना देख लिया। जिनान केवल इसमें यौगिक बनाता है, बाकी सब तो निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए नोबेल गैसेस भी कहलाता है। तो इसमें जो है जिनान की संरचना यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब देखेंगे उत्कृष्ट गैसों का उपयोग। तो जो उत्कृष्ट गैस है उसमें आता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। तो ये सभी उत्कृष्ट गैस हैं, इन सब का उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो वायुयान गुब्बारों में भरने के लिए हाइड्रोजन गैस पहले भरी जाती थी, किंतु अज्वलनशील और हल्की होने के कारण हाइड्रोजन के साथ साथ अभी क्या कर रहे हैं, हीलियम का उपयोग इसमें करते हैं। ये हीलियम का उपयोग है गोताखोरों के लिए किया जाता है, जो समुद्र में जाते हैं गहराई पे उनके लिए, ऑक्सीजन श्वसन के लिए
जो रहता है गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र की गहराई में, तो उसमें इस हीलियम गैस का उपयोग होता है। और दमा के रोगियों के लिए दिया है, एरोप्लेन में टायरों में भरने के लिए, उष्मा स्थानांतरण अभिकर्मक के रूप में। इन सब को आप लोग देख लेना उपयोग को। ये बस लास्ट टॉपिक है, बस थ्योरी है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो, इसलिए छोड़ रही हूँ इसको पढ़ना। और नियान का उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है। जो हरित गृह रहता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े थे किसमें, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उन सब में नियान लैंप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल के निर्माण में और पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि जो साइन बोर्ड में इसका उपयोग किया जाता है नियान का। साइन बोर्ड का मतलब है कि जो चमकदार प्लेट जहाँ पे लगाते हैं साइन बोर्ड, तो उसमें चमकता रहता है, जो बोर्ड लगा रहता है साइन बोर्ड, उसमें विज्ञापन वाला जो बोर्ड रहता है जिसको चमकाना रहता है, उसमें नियान का उपयोग होता है। आर्गन का उपयोग रेडियो वाल्व और रेक्टिफायर बनाने में, और जो ट्यूब लाइन में प्रतिदीप्ति वाली जो नलिका रहती है, चमकदार नलिका, उसमें अक्रिय वातावरण पैदा करने में, इन सब में आर्गन का यूज होता है। इसी प्रकार जो क्रिप्टॉन और जिनान है, उसमें रोशनी बादल छाने पर, बादल जब छाता है तो अधिक दूरी तक दिखाई देने के लिए क्रिप्टॉन से भरे हुए लैंप का उपयोग करते हैं। और उच्च वेग में फोटोग्राफी करने के लिए जिनान का उपयोग उच्च वेग से फोटोग्राफी करने में किया जाता है। इसी प्रकार जो श्वसन तंत्र में ग्रंथि रहता है, श्वसन में, उनका परीक्षण करने के लिए क्रिप्टॉन और जिनान का यूज होता है। रेडान का यूज कैंसर के उपचार में, रेडियोधर्मिता से संबंधित कई प्रकार के जो शोध कार्य रहते हैं उसमें, सर्च में, रिसर्च वर्क में, और ठोस जो रहता है, जो हम लोग क्रिस्टल जालक सॉलिड स्टेट पढ़े थे, उसकी आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरण फोटोग्राफी में किसका, रेडान का यूज किया जाता है। यहाँ पे पी ब्लॉक का तत्व कंप्लीट होता है। यहाँ से इसमें से जो कुछ मेन पॉइंट है उसको स्मरणीय बिंदु में दिया रहता है, इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में देख सकते हो। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके आगे का चैप्टर 8, जिसमें दिया है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ये आप लोग का नवंबर का जो असाइनमेंट का कोर्स, इसी में से आना है पी ब्लॉक के तत्व से। तो इसमें कुछ भी अगर पूछना होगा तो पूछ सकते हो, और असाइनमेंट का क्वेश्चन इसमें से आएगा तो आप लोग को करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये पी ब्लॉक तत्व। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो उसको पूछ सकते हो किसी भी माध्यम से। और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के बारे में। जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो उसके बाद एक बार पीरियोडिक टेबल निकालना है, और उसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को अच्छे से फोकस करके देखना। शुरू में जो पीरियोडिक टेबल मैं एक बार हल्के से बताई थी, उसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है और कौन कौन से ग्रुप को उसमें स्थान दिया गया है, उसको अच्छे से एक बार आप लोग देखे रहना। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अभी के लिए बस यहीं तक, अब अगली क्लास में आगे देखेंगे।